सभी को नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 8। इसमें रहेगी विज्ञान विषय रहेगा और अध्याय इसमें 5 है पौधों और जंतुओं का संरक्षण। इसमें हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों इस वीडियो में। और ये नए सिलेबस के अनुसार है बच्चों, क्योंकि इसमें कई पार्ट कट चुके हैं, तो अब ये नया सिलेबस है, उसके अनुसार ये वीडियो बनाई जा रही है बच्चों। तो अब ये अध्याय 5 है, पहले ये कोई और अध्याय था बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये आपका है और आपके लिए चैनल चलाया हुआ है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। तो इसमें है सबसे पहले हम, जैसे कक्षा 8 है, विज्ञान है, पौधों और जंतुओं का संरक्षण अध्याय का नाम है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। तो इसमें खाली स्थान है, सबसे पहला प्रश्न है खाली स्थानों का। तो इसमें देख लेते हैं, खाली स्थान भरें। तो इसमें है वह क्षेत्र जिनमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। यानी वह कौन सा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जिसमें जंतु जो है अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित रहते हैं। तो इसका आंसर है आपके पास ए, वन्य जीव अभयारण्य। क्या कहते हैं बच्चों? वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं उसको। तो यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य आपने भरना है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है बी पार्ट। तो इसमें देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ उसे बोलते हैं हम स्थानीय प्रजातियाँ। यानी किसी विशेष क्षेत्र में जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम स्थानीय प्रजातियाँ कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से। यानी प्रवासी पक्षी का मतलब दूसरे देशों से पक्षी आते हैं। कब आते हैं? जब जलवायु का में परिवर्तन होता है। जब जलवायु में परिवर्तन होता है, कई स्थानों पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो फिर वहाँ से पक्षी उड़ के ऐसे स्थानों पे आ जाते हैं जहाँ गर्मी होती है बच्चों। तो उसे हम प्रवास कहते हैं, और ये जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है बच्चों। ठीक है, तो सभी जंतु अपने आप को जीवित रखने के लिए प्रवास करते हैं। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बच्चों। तो इसमें आपके पास है अंतर बताना है। क्या बताना है बच्चों? अंतर बताना है। तो अंतर देखते हैं हम। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है आपके पास वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। इसमें हमने अंतर बताना है। तो सबसे पहले है वन्य प्राणी उद्यान। क्या होते हैं? जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए जंगल में आरक्षित क्षेत्र। जैव, जो यहाँ पे आएगा जो, ठीक है, जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं उन्हें वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं बच्चों। तो वन्य प्राणी उद्यान किसे कहते हैं बच्चों? जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए जंगल में आरक्षित क्षेत्र जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं उन्हें वन्य प्राणी उद्यान कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या होते हैं? यह एक ऐसा विशाल क्षेत्र है बच्चों, संरक्षित होता है। ये सरकार इनको, जंगलों को ना संरक्षित कर देती है, और ये बैन लगा देती है कि वहाँ पे किसी ने शिकार नहीं करना, कोई पेड़ नहीं काटना। यानी जंगल में होता है ये। तो जंगल का वो विशाल संरक्षित क्षेत्र जिसमें वन्य जीव भी होते हैं। वन्य जीव का मतलब जंगली जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, और जो संसाधन होते हैं, पहाड़ है, नदियाँ हैं, तालाब हैं, ये सभी होते हैं। और उस क्षेत्र में आदिवासी भी लोग रहते हैं, तो उसे बोलते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें है अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, देख लेते हैं हम। चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर बताना है। चिड़ियाघर क्या होता है बच्चों? ऐसा स्थान जहाँ जानवरों को एक कृत्रिम आवास में प्रदर्शनी के लिए संरक्षित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं चिड़ियाघर बच्चों। चिड़ियाघर आपने देखा होगा जहाँ पे जंगली जानवरों को कृत्रिम रूप में रखा जाता है, वहाँ पे जंगल नहीं होता, वैसे वो चिड़ियाघर बनाया होता है। और अभयारण्य क्या होता है बच्चों? अभयारण्य जंगल में ही बनाया जाता है। तो यह एक प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र है जहाँ जानवर अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं बच्चों, तो उसे हम अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी।
संकट अपन और विलुप्त प्रजातियां क्या होती हैं? संकट अपन प्रजातियां होती हैं बच्चों जानवरों की प्रजातियां जिनकी संख्या धरती पर इस स्तर तक कम हो रही है कि वे विलुप्त या खत्म होने की कगार पर हैं बच्चों। संकट अपन का मतलब है ऐसी प्रजातियां, ऐसे जीव जंतु, ऐसे पेड़ पौधे जो खत्म होने की कगार पे हैं, जिनके ऊपर संकट आया हुआ है, जो कभी भी खत्म हो सकती हैं, तो उन प्रजातियों को हम संकट अपन प्रजातियां कहते हैं। फिर उसके बाद है विलुप्त प्रजातियां। कौन सी? विलुप्त। विलुप्त का मतलब जो खत्म हो चुकी हैं। जानवरों की वे प्रजातियां जिनकी संख्या उनके निवास स्थान में परिवर्तन या अन्य कारणों से शून्य हो गई या खत्म हो गई है, उसे हम बोलते हैं बच्चों विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त प्रजातियां का मतलब ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां जो इस धरती पे पहले थी लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे हम बोलते हैं डायनासोर की बात करते हैं, ठीक है, तो डायनासोर पहले थे, ठीक, लेकिन अब नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो विलुप्त हो चुके हैं अब। फिर उसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, इसी का डी पार्ट है वनस्पति जात और प्राणी जात में अंतर। तो वनस्पति जात है पौधे जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम वनस्पति जात कहते हैं। जैसे जामुन है, साल है, तो ये कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हें हम वनस्पति जात कहते हैं। जो किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष एरिया में जब जो भी पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है उसे वनस्पति जात कहते हैं। और ऐसे ही प्राणी जात होते हैं। प्राणी का मतलब वे जंतु जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, चीता, हाथी, तो इन्हें हम प्राणी जात कहते हैं बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्या कहता है कि वन उन्मूलन के निम्नलिखित पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करनी है। हमने क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो इसमें है जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वनों उन्मूलन के निम्नलिखित पर पड़ने वाले प्रभावों पर हमने चर्चा करनी है। कि वन उन्मूलन का मतलब है अगर किसी स्थान पे वन खत्म हो जाएं, जंगल खत्म हो जाएं, तो वन्य प्राणियों पे क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, वहाँ के गाँव पे क्या असर पड़ेगा, शहर पे क्या असर पड़ेगा, पृथ्वी के ऊपर क्या असर होगा और अगली पीढ़ी के ऊपर क्या असर होगा यदि जंगलों को ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है आपका आंसर कि वन्य प्राणी क्या ऊपर क्या असर होगा अगर जंगल ख़त्म हो गए। तो इसमें है पेड़ जो हैं आवास के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए भोजन का भी स्रोत हैं। यानी जो जंगल होते हैं जंगली जानवरों के लिए वो उनका घर भी है और वहीं से वो भोजन भी प्राप्त करते हैं। अगर वनों की कटाई हो जाए तो जंगली जानवरों के जो प्राकृतिक आवास हैं, उनके जो घर हैं वो नष्ट हो जाएंगे और वो फिर बेचारे मर सकते हैं बच्चों। फिर है पर्यावरण के ऊपर क्या असर होगा। अगर वनों की कटाई से पर्यावरण के तापमान और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी। अगर वन काटेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, तापमान भी बढ़ जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। फिर भू जल स्तर जो है वो भी कम हो जाएगा जिससे पानी की कमी होगी और वनों की कटाई से मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होगी, उसकी उपजाऊ शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बढ़ जाएगी अगर हम वन काटेंगे। फिर उसके बाद आपके पास सी पार्ट आता है, गांव के ऊपर क्या असर होगा। गांव में जैसे वर्षा कम होगी, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी जैसे बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, तो जो जीवन को प्रभावित करेंगी बच्चों। और शहरों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वनों की कटाई से ग्लोबल वार्मिंग होगी, प्रदूषण बढ़ेगा और वनों की कटाई से जो जीवन है वो प्रभावित होगा सभी लोगों का। तो इसलिए हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद है पृथ्वी के ऊपर क्या असर होगा बच्चों। वनों की कटाई से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, उसके भौतिक गुणों को बदल जाएंगे, यानी मिट्टी के भौतिक गुण बदल जाएंगे और सभी परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप वो मरुस्थलीकरण हो जाएगा।
यानी जब वन कट जाएंगे सभी इस धरती के ऊपर से पूरी से, अब अगर पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे तो चारों तरफ मरुस्थल हो जाएगा और सभी जीव जंतु मर जाएंगे बच्चों। फिर अगली पीढ़ी के ऊपर क्या असर होगा? अगली पीढ़ी का मतलब आने वाले बच्चों की पीढ़ी है जो। तो वन उन्मूलन से अगली पीढ़ी के जीवन को मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। आने वाली पीढ़ी को कदम कदम पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उनका प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो भोजन और स्वच्छ वातावरण की कमी होगी और उनके निवास स्थान के नुकसान के कारण अधिकांश पशु प्रजातियों को नहीं देख पाएंगे। यानी जब जंगल ख़त्म हो जाएंगे तो जंगली जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं जंगली जानवरों को नहीं देख पाएंगी और प्रदूषण इतना ज़्यादा होगा कि आने वाली पीढ़ी को सांस लेने के लिए भी जो ऑक्सीजन गैस है वो खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए वनों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन के भंडार हैं वन, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका चौथा है, क्या होगा अगर वनों की कटाई करते रहें, किसी जंतु का आवास बाधित हो जाए और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति जो है ख़त्म हो जाए? तो पहला प्रश्न आपके पास है, यदि हम वनों की कटाई कर दें तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी, प्राकृतिक आपदाएं आने लग जाएंगी, जैसे कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गई, जीवन चक्र गड़बड़ा जाएगा, जल चक्र भी गड़बड़ा जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, अगर जंतु का आवास बाधित हो जाए, जंगली जानवरों के आवास अगर ख़त्म हो जाएं तो क्या होगा? जानवर अपना प्राकृतिक आवास खो देंगे और लुप्त होने के स्तर तक पहुंच जाएंगे। अधिकांश जानवरों को भोजन और आश्रय की तलाश में वो गांवों और शहरों में आक्रमण करेंगे, लोगों को खाएंगे और जो गांव शहरों में जानवर होते हैं उनको खाएंगे। तो वो क्या करेंगे? यही करेंगे। फिर उसके बाद है, मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए, यानी मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है अगर वो हट जाए तो क्या होगा? तो सभी पोषक तत्वों खो देगी मिट्टी जो है, वो सभी पोषक तत्व खो देगी, जिससे जैसे ह्यूमस होता है ना मिट्टी में, उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है जो, तो वो ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी और मरुस्थलीकरण हो जाएगा। मरुस्थलीकरण का मतलब चारों तरफ रेगिस्तान हो जाएगा क्योंकि पेड़ तो नहीं होंगे। फिर पांचवा प्रश्न है आपके पास बच्चों, संक्षेप में उत्तर देने हैं हमने। जैसे हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? यह संरक्षित वन भी वन्य जीव के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो ये प्रश्न है, इनके आंसर हम देख लेते हैं। तो हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? पृथ्वी पर विद्यमान जीवन में विविधता, उनके अंतर संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों को जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि इस धरती पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं बच्चों। और अगर जैव विविधता खत्म हो जाए तो खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने के लिए जैव विविधता जरूरी है, और अगर ये ख़त्म हो गया ना तो ये खाद्य श्रृंखला गड़बड़ हो जाएगी और पूरी पारिस्थितिक तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद है आपके पास, संरक्षित वन भी वन्य जीव के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, कैसे? संरक्षित वन का मतलब है जहाँ पे सरकार ने वनों को सुरक्षित किया हुआ है कि वहाँ पे शिकार नहीं करना, किसी पेड़ को नहीं काटना, लेकिन शिकारियों द्वारा जानवरों को पकड़ना और मारना अभी भी संरक्षित जंगलों में बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए जंगली जानवरों के लिए सुरक्षित नहीं है। तो संरक्षित क्षेत्र में भी लोग जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो जंगली जानवरों को मार देते हैं, उनका शिकार कर लेते हैं, तो इसलिए वो सुरक्षित नहीं है। फिर है आपके पास, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर कैसे करते हैं बच्चों? कुछ जनजातियां हैं जो अपने जीवन के लिए, जैसे भोजन के लिए, दवा के लिए, वस्त्र के लिए, आश्रय के लिए पूरी तरह जंगलों में निर्भर है। तो वो जंगल में ही रहते हैं, वहीं से भोजन लेते हैं, वहीं से जड़ी बूटियाँ दवा लेते हैं, तो वो पूरी तरह से आदिवासी जंगलों में के ऊपर ही निर्भर है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, वन उन्मूलन के कारण क्या परिणाम होगा?
तो वन उन्मूलन के कारण क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, यानी जंगल खत्म हो रहे हैं तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे आग लग गई जंगल में तो जंगल खत्म हो जाता है, या सूखा पड़ गया तब भी पेड़ पौधे सूख के मर जाते हैं, जंगल खत्म हो जाता है। कारखानों और घरों का निर्माण कर रहे हैं लोग तो उससे जंगल खत्म हो रहे हैं। खेती के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, और फर्नीचर या ईंधन के रूप में लकड़ी को काटा जाता है, पेड़ पौधों को काटा जाता है, जिससे जंगल खत्म हो रहे हैं बच्चों। फिर उसके बाद है वन उन्मूलन के परिणाम। अगर हम जंगल खत्म हो गए तो क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आएगी, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और मिट्टी के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाएगा, भूमि में जल स्तर नीचे गिर जाएगा, और कई वनस्पतियों और जीव जो हैं लुप्त हो जाएंगे बच्चों अगर जंगल खत्म हो गए। फिर आगे है आपके पास रेड डाटा बुक क्या होती है। यह एक ऐसी पुस्तक है बच्चों, रेड डाटा बुक या पुस्तक, जो सभी लुप्त या ख़त्म हो गई जो पौधे और जंतुओं की प्रजातियां हैं उनका रिकॉर्ड रखती है। ये बुक जो हमारे पास रेड डाटा पुस्तक है, ये ऐसे जीव जंतुओं पेड़ पौधों का रिकॉर्ड रखती है जो इस धरती पर पहले थी लेकिन अब नहीं है। फिर है प्रवास। प्रवास क्या होता है, प्रजनन के लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए एक वर्ष में एक निश्चित अवधि के लिए जो प्रजाति होती है अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। यानी जब जंतु प्रजनन के लिए या जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है, जो फैक्ट्रियां हैं आवास की मांग की पूर्ति हेतु अनावृत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों को काटना न्याय संगत है, इस पर चर्चा करनी है हमने। तो इसमें है सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटना उचित नहीं है। पेड़ों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है पृथ्वी का। वे जानवरों सहित कई जीवित जीवों के निवास स्थान हैं। यानी जंगलों को एक तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है बच्चों, और जीवित जीवों का निवास स्थान है, जंगली जानवरों का निवास स्थान है। वो हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ये संतुलन बनाए रखते हैं। ये मिट्टी को मजबूती से बांधे रखते हैं, इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। ये बाढ़ और सूखे से प्राकृतिक आपदाओं की संभावना को कम करते हैं। वे हमारी समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण में भी मदद करते हैं। तो पेड़ों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और मिट्टी कटाव होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। इसलिए हमें बेवजह जो है पेड़ों को नहीं काटना चाहिए बच्चों, उनकी रक्षा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो आप अपने स्थानीय उस वातावरण को हरा भरा रखने के लिए क्या कर सकते हो बच्चों। तो हम निम्नलिखित क्रियाएं कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं जहां भी खाली स्थान है, सड़कों पर कूड़ा न फेंकें, दूसरों को पेड़ काटने से रोकें, लोगों को स्वच्छ और हरे पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूक करें, और नियमित रूप से पानी देना और उनकी देखभाल करनी चाहिए हमने। और पेड़ जो हैं ऊर्जा पानी को बचाएं, पेड़ों को ऊर्जा को और पानी को बचाएं। कागज़ का पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें, ताकि कम से कम पेड़ हमें काटने पड़े तो ये हम कर सकते हैं बच्चों, अपने आसपास को हरा भरा करने के लिए। फिर 8वां प्रश्न है बच्चों, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम होती है। जो पेड़ होते हैं ना, वो वाष्पोत्सर्जन के दौरान जलवाष्प के रूप में भारी मात्रा में पानी छोड़ते हैं, और उसी पानी से जो है बादल बनते हैं। वाष्प की कमी से बादल कम बनेंगे। अगर हमने जंगल काट दिए तो वाष्प कम होंगे, वाष्पोत्सर्जन कम होगा और बादल कम बनेंगे, जिससे वर्षा कम होगी। इस प्रकार वर्षा वो कम हो जाती है बच्चों। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है ये,
अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पता करें और भारत के जो मानचित्र है ना वहाँ पे उसको अंकित करना है। तो हमारा जैसे हरियाणा राज्य है तो इसके लिए देख लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो इसमें देखिए आपके पास है हरियाणा राज्य में हमारे पास कई वो हैं, हमारे पास नेशनल पार्क हैं, जैसे दिखा देता हूँ आपको। तो ये है जैसे पंचकुला में है एक, तो क्या है सबसे पहले 1 नंबर ये 5 नंबर पे है देखो, और 5 नंबर पे है ये पंचकुला में वीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य है ये। ठीक है, ऐसे ही पंचकुला में है 10 नंबर पे ये मोरनी हिल्स हैं, वहाँ भी हमारे पास खोल ही रहतान नामक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 नंबर पे देखिए, ये 12 नंबर पे है, ये 12 नंबर पे है सरस्वती प्लांटेशन। ठीक है, तो सरस्वती नाम से एक अभयारण्य है, ये भी ये कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है बच्चों। फिर देखिए जींद में है एक, ये सिरसा में वाला देख लेते हैं। सिरसा में जो है 3 नंबर वाला है बच्चों, तो 3 नंबर वाला है अबूब शहर। कौन सा है, अबूब शहर, ये सिरसा में है बच्चों। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य है। और एक क्लेसर नेशनल पार्क है, कौन सा क्लेसर नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, 1 नंबर पे। तो 1 नंबर पे जो यमुनानगर है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, यह क्लेसर है जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो गुड़गांव में है बच्चों, तो ये भी आपने देखना है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो नंबर 2 है, तो ये गुड़गांव में है, ये देखिए छोटा सा आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने रोहतक में भी है हमारे पास ये, तो आपने ये चित्र देखना है और इसमें आपने हरियाणा के नक्शे में ये भरने हैं बच्चों। क्या करने हैं, ये हरियाणा के नक्शे में आपने भर लेने हैं देख के। फिर उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस अध्याय का। तो कागज़ को बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए और वो कैसे बचाया जा सकता है। तो कागज़ बचाकर बड़ी संख्या में पेड़ों को बचाया जाता है बच्चों, क्योंकि पेड़ों से ही कागज़ बनता है। इससे कागज़ बनने में इस्तेमाल होने वाले पानी की भी बचत होगी और कागज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थों का भी इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि बार बार कागज़ बनाना पड़ेगा तो उससे पानी भी बर्बाद होगा, पेड़ भी काटे जाएंगे और रासायनिक पदार्थ भी प्रयोग होंगे। तो इन सब से बचा जाएगा यदि हम कागज़ को बचाएंगे। तो कागज़ बचाने के उपाय हैं, कागज़ का पुनः चक्रण करें, उसका उचित उपयोग करें, कागज़ को जलाएं ना। तो जो भी कागज़ हमारा रद्दी बन जाती है ना, तो उसको जलाना नहीं, उसको हमने रद्दी वाले को बेच देना है। और कागज़ का पुनः चक्रण करके कोई नई चीज़ बना सकते हैं और उसका उचित उपयोग करना चाहिए कागज़ का। ये नहीं भाई आपकी कॉपी का एक पेज ख़राब हुआ और अब पूरी कॉपी आपने फेंक दी। तो कागज़ को अपनी कॉपी में से मत फाड़ें, ठीक है, उससे प्रदूषण भी होता है और आपकी कॉपी भी ख़राब होती है बच्चों। तो बच्चों ये प्रश्न थे अभ्यास के इस लेसन के, आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद बच्चों।